सभी को नमस्कार। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड फिजिक्स का अगला चैप्टर है यूनिट नंबर 10 फ्लूइड डायनामिक्स, तरल यांत्रिकी जिसको आप बोल सकते हैं। यूनिट 1 से लेके 9 तक मैं उम्मीद करता हूँ आपकी क्लियर हो चुकी हैं। फ्लूइड डायनामिक्स का एनालिसिस करते हैं तो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। और वो 2 से 3 क्वेश्चन कहाँ से कौन कौन से बन सकते हैं उसके लिए हम देखते हैं। इस चैप्टर में इतने टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, तरल के प्रवाह के तरीके, क्रिटिकल वेलोसिटी क्रांतिक वेग दे रखा है, रेनॉल्ड्स संख्या दे रखा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली थ्योरम दे रखा है, और शांता गुणांक दे रखा है, स्टोक्स का नियम दे रखा है, और सीमांत वेग दे रखा है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी मैंने इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड किया है कि अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो ये एक टुकड़ा हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आएगा, क्रांतिक वेग, रेनॉल्ड्स संख्या और ये द्रव्य के प्रवाह के तरीके, ठीक है। या धारा रेखीय प्रवाह हो सकता है, विक्षुब्ध प्रवाह हो सकता है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ से थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना, अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो 100% एक यहाँ से आएगा। दूसरा, इन दोनों से मिला के सांतत्य समीकरण और बर्नौली समीकरण पे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और फिक्स क्वेश्चन है वो अभी इस चैप्टर में हम कर लेंगे। और तीसरा जो है विस्कोसिटी है, शांता गुणांक है, स्टोक का नियम और सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक यहाँ से एक यहाँ से आ जाएगा, 3 आते हैं तो तीनों से एक एक क्वेश्चन आ सकता है, और एक ही क्वेश्चन आने की बात हो तो या तो बर्नौली समीकरण से आएगा या फिर सीमांत वेग से एक क्वेश्चन पक्का आपके आ जाएगा। और 3 क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बता दिया, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से, दूसरा इस वाले पार्ट से, और तीसरा ये वाले पार्ट से। इस चैप्टर को दिखने में ये बड़ा लग रहा है, बहुत सारे टॉपिक दिख रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एक वीडियो में हम आज पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले जो द्रव्य के प्रवाह के प्रकार। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में आपने किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा था। स्ट्रेस था प्रतिबल, थोड़ा सा लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर रहा हूं मैं। प्रतिबल जो आपने पढ़ा था, और उस समय मैंने कहा था प्रतिबल थोड़ा बहुत ऐसे मिलता जुलता सा नाम है प्रेशर के साथ, दाब। इस चैप्टर में प्रतिबल को छोड़ो, दाब की थोड़ी सी बात करते हैं। प्रेशर उस समय मैंने आपको बताया था P = होता है F/A। अभिलंब जो बल है, और उस कोई द्रव्य की बात करें, ये चैप्टर चल रहा है फ्लूइड डायनामिक्स का, इसका मतलब तरल यांत्रिकी। और तरल यांत्रिकी में अगर दाब की बात कर रहे हो, इसका मतलब द्रव्य की सतह पे लगाया गया अभिलंब प्रतिबल, ठीक है, या दाब जिसको नाम दे सकते हो F/A, ये दाब है। इसका मात्रक N/m², या फिर आप लिख सकते हो पास्कल, ठीक है। द्रव्य की सतह पे लगाया गया दाब, प्रेशर जिसको मान सकते हो। या फिर दूसरा है, मान लो ये कोई पात्र है, इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर में नहीं आएगा लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए, तरल की बात कर रहे हैं तो, जिसके अंदर कोई द्रव भरा हुआ है H ऊंचाई तक, तो इसकी तली में यहाँ पे आपको दाब ज्ञात करना है P, ठीक है। इसी फॉर्मूले से मान लो इसका एरिया है A और ऊंचाई है H, यहाँ से P = F ऐसे लिख सकता हूँ। इसका द्रव्यमान है लिक्विड का mg/A, ये लिख सकता हूँ। यहाँ से P = m यानी द्रव्यमान ऐसे लिख सकते हैं, आयतन इंटू घनत्व, इसका घनत्व ये मान लो D है, आयतन इंटू घनत्व यानी द्रव्यमान m = V × D, ये V आयतन है। और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, आयतन को क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई A × H × D, ठीक है। यहाँ से m की जगह ये वैल्यू रख रहा हूँ तो क्या मिलेगा, AH dg/A, A से A कट रहा है, P = क्या मिल रहा है आपको, H dg। कोई द्रव्य स्तंभ के कारण पात्र की तली पर दाब, इस द्रव्य स्तंभ के कारण H dg, और टोटल दाब करें तो उसमें एक वायुमंडलीय दाब है बाहर का P0 जो भी आपको दिया हुआ है वो इसमें ऐड कर लेंगे। अगर इस केवल द्रव्य स्तंभ की बात करें, इसकी वजह से यहाँ के तली में ये जो लास्ट बॉटम है, यहाँ पे दाब का मान क्या है, H dg। द्रव्य कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है, इस द्रव का घनत्व D है, G गुरुत्वीय त्वरण है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो दाब आ जाएगा N/m²। तरल यांत्रिकी में बेसिक चीज ये हमें पता होना चाहिए, P = H dg। D है डेंसिटी
और ये h हो गया द्रव स्तंभ की ऊंचाई, और टोटल कुल दाब यहाँ पे ज्ञात करें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वायुमंडलीय दाब P नोट प्लस एच डी जी। ठीक है, ये कुल दाब हम पात्र की तली में P नोट प्लस एच डी जी हो जाएगा। ठीक है, और दाब के लिए दाब के मात्रक विमा आपने क्या देखे, दाब जिसको आपने प्रेशर लिखा है, हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन मैं तो सिर्फ लास्ट चैप्टर का रिवीजन थोड़ा सा स्टार्ट किया, वहां स्ट्रेन प्रेशर था, यहाँ पे दाब है। P इक्वल टू आपने लिखा F अपॉन ए, या फिर द्रव स्तंभ के लिए आपने लिखा है एच डी जी, और मात्रक है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर है इसको लिख सकते हो आप पास्कल PA, और विमा इसकी है दाब की न्यूटन की विमा m1 L1 T-2 फिर L2, यानी यहाँ से आ रहा है m1 L-1 T-2। ये हो गया। एक और इम्पोर्टेंट डेटा आपको याद रखना है, एक वायुमंडलीय दाब जो केमिस्ट्री में आप लिखते हो आता है आपके एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब में 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल, या फिर 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडलीय दाब एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल में एक वायुमंडलीय दाब के रूप में आपको दिया हो सकता है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो 1.01, लगभग ये तो नियर अबाउट 1 हो गया, आपको 10 की पावर 5 याद रखना है। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब में कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, 10 टू पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेसिक सी जानकारी है प्रेशर के बारे में। ठीक है, अभी ये काम का नहीं है, हमारे तो ये चैप्टर चल रहा था कि ये पढ़ना है, द्रव के प्रवाह के प्रकार, क्रांतिक वेग, रेनॉल्ड संख्या। ठीक है, यहीं से इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रवाह के प्रकार 3 प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह जिसके अंदर किसी द्रव का जो प्रवाह है उसके किसी बिंदु पर उसके द्रव के प्रत्येक कण का वेग एक विशेष बिंदु पर एक समान हो, और उस पे खींची गई स्पर्श रेखा है उस धारा प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है, वो धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। और बेसिक आरपीएससी के ओरिएंटेड अगर पूछे धारा रेखीय प्रवाह, इसका मतलब जिसका वेग क्रांतिक वेग से कम हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, तरल का वह प्रवाह का वह वेग जिसका वेग क्रांतिक वेग से कम हो, वो धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। जिसका वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो वो विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है, ट्रबुलेंट कहलाता है। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच की स्थिति मान सकते हैं लेमिनार। ठीक है, यानी ये इसी का धारा रेखीय प्रवाह का ही है, लेकिन इसको ऐसे मान सकते हैं कि एक परत बन जाती है वेग के ऊपर वाला वेग, ठीक है, उसकी एक परत हो गई, नीचे वाला एक परत होगी, उसका वेग है, ये आपस में मिल नहीं रही है। ठीक है, इनका जो एक तरीके से लेमिनेटेड आप बोल सकते हो पटलित प्रवाह है, ये भी जिसका जो वेग होता है वो क्रांतिक वेग से कम होता है। ठीक है, अब ये परिभाषा धारा रेखीय प्रवाह एग्जाम में आएगा तो सिर्फ आपके क्वेश्चन कैसे आएगा, तीनों को मिला के एक क्वेश्चन बनता है। कैसा, इन तीनों पे मिला के स्टार्ट आपको रेनॉल्ड संख्या से करना है, फिर क्रांतिक वेग आएगा, फिर ये फ्लो धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह आएगा। तो रेनॉल्ड संख्या क्या है, एक संख्या है जिसकी ना कोई मात्रक है ना कोई विमा है। रेनॉल्ड नंबर एक विशुद्ध संख्या है और कुछ नहीं है, जिसको आप n ऑफ r बोल सकते हो, प्रति इकाई क्षेत्रफल, जिसकी परिभाषा ऐसे मान सकते हो, प्रति इकाई क्षेत्रफल जड़त्वीय बल और प्रति इकाई क्षेत्रफल श्यान बल, विस्कोसिटी, श्यान बल, इन दोनों का अनुपात क्या है, रेनॉल्ड संख्या। रेनॉल्ड संख्या, ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला ये आता है रो वी आर अपॉन नीटा, यानी कोई एक नली है जिसको आप मान सकते हो ऐसे, जिसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, इसकी रेडियस r है, इसके अंदर जो द्रव
प्रवाहित हो रहा है उसका वेग v है, उसका द्रव का प्रवाहित होने वाले द्रव का घनत्व रो है, उसकी शांता नीटा है, तो रेनॉल्ड संख्या एन आर इक्वल टू रो वी आर अपॉन नीटा। ठीक है, कहां से आया? प्रति इकाई क्षेत्रफल जड़त्वीय बल F इक्वल टू एम ए, और उसमें भी क्षेत्रफल का भाग लगाना है। शान बल उसके लिए अलग से कर लेंगे। ठीक है, वहां से शान प्रति इकाई क्षेत्रफल शान बल दोनों को डिवाइड किया। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, आरपीएससी में यहाँ से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर रेनॉल्ड संख्या पे क्वेश्चन आएगा तो यहीं से इस डब्बे से क्वेश्चन आएगा। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? रेनॉल्ड संख्या एन आर इक्वल टू रो वी आर अपॉन नीटा, 2-3 बार लिखोगे, न्यूमेरिकल करोगे, हो जाएगा। इस टॉपिक पे यही ध्यान रखना है, टाइम बचाने का तरीका। रो है उस प्रवाहित होने वाले द्रव का घनत्व, v है उसका वेग, r है जिस नली से गुजर रहा है उसकी त्रिज्या। ठीक है, और नीटा है शांता गुणांक। कहने का मतलब अगर कोई तरल प्रवाह हो रहा है उसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा, रेनॉल्ड संख्या का मान उसके लिए उतना ही ज़्यादा होगा। नली की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी, रेनॉल्ड संख्या का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी अधिक शांता होगी, रेनॉल्ड संख्या का मान उतना ही कम होगा। और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वो डिसाइड कर दिया कि जिसके रेनॉल्ड संख्या एन आर का मान 0 से लेके 2000 तक आए, ये एक संख्या है। यहाँ से रेनॉल्ड नंबर आपको नाम से पता चल रहा है, ना तो इसका मात्रक है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। और क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम रेनॉल्ड संख्या को, क्यों परिभाषित कर रहे हैं? कि रेनॉल्ड संख्या के आधार पर हम किसी द्रव के प्रवाह की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अब रेनॉल्ड संख्या के बारे में आपको पता चला। रेनॉल्ड संख्या क्यों इस चैप्टर में क्यों पूछ रहा है कि रेनॉल्ड संख्या का जो नंबर है, संख्या है, ये हो सकती है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 10 आ जाए, इसका मान 50 आ जाए, 2000 आ जाए, 3000 आ जाए, 5000 आ जाए, कोई भी वैल्यू आ सकती है। उस वैल्यू के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि द्रव के प्रवाह की प्रकृति कैसी है, वो धारा रेखीय प्रवाह है या विक्षुब्ध प्रवाह है। और धारा रेखीय प्रवाह मैंने आपको उसकी एक डेफिनेशन शुरू में अभी बताया है ना, जिसका वेग क्रांतिक वेग से कम हो, और विक्षुब्ध प्रवाह जिसका वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो। ठीक है, और यहाँ पे रेनॉल्ड संख्या के लिए भी आपने निर्धारण कर लिया कि रेनॉल्ड संख्या जो है वैसे मात्रकहीन विमाहीन राशि है। फॉर्मूला है रो वी आर अपॉन नीटा। रो है इसका घनत्व, वी है इसका वेग, आर है उस नली की त्रिज्या जिस नली में से आप गुजार रहे हो उस तरल को, और नीटा है उस द्रव का शांता गुणांक। ठीक है, यहाँ से आपको जो कोई भी ये डेटा दिए जाएं और उसकी वैल्यू आए 2000, 5000, 6000, जितनी भी वैल्यू आए, उसके आधार पे आप क्या बताओगे कि वो जो द्रव है उसका प्रवाह की प्रकृति कौन सी है, धारा रेखीय है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है या विक्षुब्ध प्रवाह है। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो है। और उसके लिए निर्धारण क्या किया गया है कि यहाँ से ये निर्धारण किया गया है कि 0 से लेके रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 तक हो तो प्रवाह की प्रवृत्ति कैसी होगी, धारा रेखीय, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब जिसके प्रत्येक बिंदु पर, एक पर्टिकुलर एक बिंदु पर गुजरने वाले कणों के सभी कणों का वेग एक समान हो। ठीक है, और विक्षुब्ध प्रवाह में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, जो विक्षुब्ध प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह को आप सिंपल वे में ऐसे भी समझ सकते हो। ये मान लो कोई नली है, यहाँ पे ये द्रव गुजर रहा है, इस एक पॉइंट पे आप ले हो, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच रहे हो, ये इसके फ्लो की डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ बी पॉइंट है, स्पर्श रेखा खींच रहे हो, इसके फ्लो की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, ये सी पॉइंट स्पर्श रेखा खींच रहे हो, यानी इस लाइन पे आप इस धारा रेखा के प्रवाह की दिशा को बता रहा है, पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो मार्ग है ना, पथ है, वो दिशा को बता रहा है। लेकिन विक्षुब्ध प्रवाह में क्या होता है, जिसका वेग बहुत अधिक हो, क्रांतिक वेग से भी ज्यादा हो, जैसे मान लो आप मान सकते कोई नदी है, ये कोई पिलर है, स्तंभ है, और इधर बहुत तेज प्रवाह हो रहा है पानी का, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या होगा, ये जो इसके नजदीक है ऐसे एक भंवर सा बन जाएगा।
और बहुत कम ऐसा वेग होगा, यानी इसकी जो ज़्यादातर ऊर्जा है ना वो तो पानी को बहाने में आगे काम में लेने की बजाय इसके चारों तरफ एक भंवर बनाने में काम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया विक्षुब्ध प्रवाह, जिसकी डायरेक्शन एक तरीके से आप निश्चित नहीं है। इस प्रकार से इसका जो वेग है इतना ज़्यादा है कि क्रांतिक वेग से भी अधिक आप मान सकते हो, जिसके कारण इसकी जो ऊर्जा है वो इसके वेग को बढ़ाने के काम में लेने की बजाय यहाँ पे भंवर बनाने में खर्च हो रही है। ठीक है, ये विक्षुब्ध प्रवाह है। और धारा रेखीय प्रवाह के लिए आपने क्या कहा, रेनॉल्ड संख्या जो है उसका मान 0 से लेकर 2000 के बीच में होना चाहिए। दूसरा है, अगर रेनॉल्ड संख्या का मान 3000 से ज़्यादा है तो वो कौन सा प्रवाह होगा, विक्षुब्ध प्रवाह होगा। एग्जाम ओरिएंटेड हम बात करें, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, ये ट्रेबुलेंट फ्लो हो गया। और 2000 से 3000 के बीच में हो तो वो एक तरीके से अस्थायी मान लो उसको। ये एग्जैक्टली ऐसे कैसे डेटा आ सकता है आरपीएससी एग्जाम में, इस टॉपिक पे क्वेश्चन यही बनता है, तो इसको आप अस्थायी प्रवाह मान लो। यानी ऐसा है कि धारा रेखीय से विक्षुब्ध में परिवर्तनशील हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसे कैसे कि रेनॉल्ड संख्या 0 से 2000 के बीच में है तो प्रवाह की प्रकृति कैसी होगी, धारा रेखीय। 3000 से ज़्यादा है तो विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, और 2000 से 3000 के बीच में तो अस्थायी हो सकता है। धारा रेखीय मतलब वो प्रवाह जिसका वेग, तरल का जो वेग है वो क्रांति वेग से कम हो। ठीक है, और विक्षुब्ध प्रवाह है जिसमें उसका वेग क्रांति वेग से अधिक हो। ठीक है, ये आपका विक्षुब्ध प्रवाह हो गया। और रेनॉल्ड संख्या के बारे में आपने क्या पढ़ा, रो वी आर अपॉन नीटा। ठीक है, क्रांतिक वेग और रेनॉल्ड संख्या के आधार पर आप उस प्रवाह की प्रकृति के बारे में पता कर सकते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह है कि विक्षुब्ध प्रवाह है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तरल यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, तो इसका सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, एक तो बेसिक चीज़ है कि उसका प्रवाह कैसे हो रहा है, आप उसका फ्लो जो हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, उसको भी इन्होंने एग्जामिनर ने 2 भागों में बांटा, एक धारा रेखीय प्रवाह और दूसरा विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, तीनों चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, क्रांतिक वेग, रेनॉल्ड संख्या और प्रवाह की प्रकृति। तीनों पे क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, रेनॉल्ड संख्या से। ठीक है, रेनॉल्ड संख्या आपको समझना है क्या है, एक मात्रकहीन विमाहीन संख्या, एक विशुद्ध संख्या है जिसको आप बता सकते हो कि प्रति इकाई क्षेत्रफल जड़त्वीय बल और प्रति एकांक क्षेत्रफल श्यान बल के अनुपात को रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। और रेनॉल्ड संख्या की जो वैल्यू है रो वी आर अपॉन नीटा होता है। आर है वो जिस नली से आप गुजार रहे हो उसकी त्रिज्या है, वी वेग है, रो इसका घनत्व है, जो तरल आप गुजार रहे हो उसका घनत्व है, और नीटा क्या है, श्यानता। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले पे ही सारी बातें डिपेंड है कि आपको ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है कि किसी तरल के प्रवाह को धारा रेखीय बनाने के लिए क्या जरूरी है, उसका घनत्व कम होना चाहिए, श्यानता अधिक होनी चाहिए, या घनत्व अधिक होना चाहिए, श्यानता कम होनी चाहिए। ऑप्शन देखो 4 ऐसे बन रहे हैं। क्वेश्चन देखो एक बार आप कि धारा रेखीय प्रवाह के लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन बन गया, यहीं पे देखो आप, धारा रेखीय प्रवाह के लिए जो तरल आप ले रहे हो उसके लिए ऑप्शन 1 है उसकी श्यानता व घनत्व अधिक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है श्यानता अधिक होनी चाहिए व घनत्व कम होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है श्यानता कम होनी चाहिए व घनत्व अधिक होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, मान लो कुछ भी। लिखने में मेरे को जोर आ रहा था तो नया ऑप्शन ऐसे बना दो, क्योंकि यहीं से काम हो जाएगा। श्यानता, अब देखो धारा रेखीय प्रवाह के लिए आप क्या कह रहे हो, रेनॉल्ड संख्या जो है रो वी आर अपॉन नीटा, ये फॉर्मूला है। धारा रेखीय प्रवाह के लिए
रेनॉल्ड्स संख्या का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होने के लिए आपको क्या चाहिए, श्यानता अधिक होनी चाहिए और घनत्व कम होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, श्यानता अधिक घनत्व कम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा रेनॉल्ड्स संख्या से, ठीक है। या फिर डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपको 0 से लेके रेनॉल्ड्स संख्या 2000 तक हो तो कौन सा प्रवाह होगा, धारा रेखीय प्रवाह, और 3000 से ज्यादा हो तो कौन सा प्रवाह होगा, विक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह जिसके रेनॉल्ड्स संख्या का मान 0 से 2000 के आसपास हो, यानी जिसका तरल का वेग क्रांतिक वेग से कम हो, और विक्षुब्ध प्रवाह जिसके लिए तरल का प्रवाह का जो वेग है उसका मान क्रांतिक वेग से अधिक हो और रेनॉल्ड्स संख्या 3000 से ज्यादा हो। यहां से जितने क्वेश्चन बनने थे हो गया काम, ठीक है। अब यहीं से बार बार आपको पूछा जा सकता है, एग्जाम में एक बार ये भी आया था 4 ऑप्शन, रेनॉल्ड्स संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, आरपीएससी में आ चुका है एक क्वेश्चन। रेनॉल्ड्स संख्या का फॉर्मूला एक ऑप्शन में दिया हुआ था रो वी नीटा अपॉन वी आर नीटा अपॉन रो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा था एन आर इक्वल टू आर नीटा रो अपॉन वी। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था एन आर इक्वल टू, ये दिया हुआ था नीटा रो वी अपॉन आर, और चौथा ऑप्शन ये था। ये भी आरपीएससी में आया हुआ है। रेनॉल्ड्स संख्या का सही सूत्र कौन सा है, ये चारों में आप कंपैरिजन करके रो वी आर अपॉन नीटा। तो एग्जैक्टली इस चैप्टर में जब आपको बता दिया कि पहला जो पार्ट है हो गया आपका पहला पार्ट कौन सा था, ये वाला पहला पार्ट, एक क्वेश्चन बनता है, तीनों का काम हो गया। रेनॉल्ड्स संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहीं से ये क्वेश्चन तीनों बन रहे हैं, ठीक है। रेनॉल्ड्स संख्या से आपको प्रवाह का पता चलेगा। प्रवाह का पता चलने का मतलब यह है कि जिस धारा रेखीय प्रवाह तो उसका वेग क्रांतिक वेग से कम होगा, विक्षुब्ध प्रवाह तो उसका वेग क्रांतिक वेग से अधिक होगा, ठीक है। रेनॉल्ड्स संख्या आपको पता चल गया कि परिभाषित कर दिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल जड़त्वीय बल और प्रति एकांक क्षेत्रफल श्यान बल, दोनों का अनुपात क्या होता है। रेनॉल्ड्स संख्या एक संख्या है जिसकी कोई मात्रक नहीं, कोई विमा नहीं है। रो वी आर अपॉन नीटा फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका यहां से पहला पार्ट खत्म, ठीक है। उसके बाद में सीधा आ जाओ दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट, पहला क्वेश्चन आपका हो गया, दूसरा क्वेश्चन है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण। ये दिया हुआ है कोई एक नली है असमान अनुप्रस्थ काट वाली, ठीक है, जिसका एक वाला ये वाला सिरा ए है, ये वाला सिरा बी है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 है। यहां से आप कोई तरल प्रवाह हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह की बात कर रहे हैं हम, धारा रेखीय प्रवाह तरल में हो रहा है, तो यहां से इसका वेग V1 है, यहां से वेग V2 है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के आप ये आधारित है द्रव्यमान संरक्षण पे, याद रखना आरपीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सातत्य जो समीकरण है द्रव्यमान संरक्षण पे निर्भर करता है। वैसे भी द्रव्यमान संरक्षण की आप बात करो तरल में तो प्रति एकांक समय में यहां से गुजरने वाला द्रव्यमान और यहां से प्रवेश करने वाला द्रव्यमान और वहां से निकलने वाला द्रव्यमान प्रति एकांक समय में एक समान होता है। और एक समान होगा तो यानी इधर से गुजरने वाला आप m1 लिखो, यहां से m2 लिखो, दोनों इक्वल हैं। यहां द्रव्यमान लिखोगे तो आयतन इंटू घनत्व है, इसका घनत्व भी आप मान लो पानी एक ही कोई तरल जा रहा है तो यहां से जो जा रहा है तरल वहीं से वो निकल रहा है तो उसका घनत्व तो रो सब जगह एक ही रहेगा। तो यहां से आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या मिलेगी, A1V1 इक्वल टू A2V2। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। सातत्य समीकरण वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा कि कोई असमान अनुप्रस्थ काट वाली कोई नली है, ठीक है, एक जगह से चौड़ी है, एक जगह से संकड़ी है, ऐसे मान लो, ठीक है। यहां वेग V1 है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका एरिया जो है A1 है, इसका A2 है, यहां पे निकलने वाला V2 है। और आपको ये क्या कह रहा है, सातत्य समीकरण A1V1 इक्वल टू A2V2 कहां से आया, ये द्रव्यमान संरक्षण से, द्रव्यमान संरक्षण से, ठीक है। ये क्या है, द्रव्य का वेग,
ए सिरे पे, ये ए सिरा नाम दे दो, ये बी सिरा दे दो। ये है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी जो ये वाला द्वार है, और ये इस दूसरे बी सिरे पे वेग है, ठीक है, और ये इसका क्षेत्रफल है। यहां से क्वेश्चन क्या आता है, आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। पहली बात तो एक क्वेश्चन तो ये आ गया, सातत्य समीकरण को किसकी सहायता से व्युत्पन्न कर सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण से। प्रति एकांक क्षेत्रफल यहां से प्रवेश करने वाला द्रव्यमान और प्रति एकांक क्षेत्रफल यहां से बाहर निकलने वाला द्रव्यमान का मान समान होता है, और उसको आपने सोल्व किया। द्रव्यमान को आयतन इंटू घनत्व, घनत्व सेम है। आयतन की बात करें, आयतन में समय का भाग लगाओ तो A1 V1 आता है, और यहाँ से A2 V2 आता है। कैसे, ऐसे तो लिखते हो आप, द्रव्यमान ये है, इसको आयतन इंटू घनत्व है, रो दोनों तरफ सेम है। इधर आयतन V1 है, इधर V2 है, ये रो से रो कट गया। यहाँ पे आयतन V को क्या लिखोगे, A इंटू, ये हो गया L मान लो इसको, ठीक है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, और उसमें भी प्रति एकांक समय T हो गया, तो यहाँ से L/T वेग मान लिया, तो A1 V1, इधर क्या आ जाएगा, A2 V2। तो ये वाली चीज़ों पे आपको जाने के बजाय सीधा आप तो ये यहाँ पे इस पे न्यूमेरिकल ध्यान रखना आपको। कंटिन्यूटी इक्वेशन सातत्य समीकरण पे A1 V1 इक्वल टू A2 V2 द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित है। असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कोई आप अशान द्रव्य को गुजारते हो, जिसकी शांता गुणांक को यहाँ पे हमें नगण्य मान के चलना है, उसका कोई रोल नहीं है, तो उसके बाद में यहाँ से सातत्य समीकरण आपको मिल रही है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो A इंटू V क्षेत्रफल गुणा वेग, और इनका गुणनफल क्या है, नियतांक। यही तो बात चल रही है, अर्थात A प्रोपोर्शनल टू 1/V, ऐसे भी हो सकता है। सीधी सी बात है, कोई एक नली है जहां पे जिसका क्षेत्रफल कम होगा, जिस वाले हिस्से का, वहां पे वेग अधिक होगा, जहां पे क्षेत्रफल ज्यादा होगा, चौड़ा भाग है, वहां पे वेग कम होगा। जाहिर सी बात है, नल की बात करते हो आप, ठीक है। तो यहां से मान लो ऐसे ये इस रूप में बना सकते हो, या फिर कोई एक पाइप बनाओ, जिस पाइप पे यहाँ पे इस भाग, एक भाग उसका चौड़ा है, एक भाग संकड़ा है, तो जो संकड़ा भाग है जिसकी चौड़ाई कम है, वहाँ पे वेग का मान अधिक होगा, जिसकी चौड़ाई अधिक है वहाँ पे वेग का मान कम होगा, ठीक है। कहाँ से आया, सातत्य समीकरण से। आपके क्वेश्चन आया हुआ है, देखो आरपीएससी में नोट्स में एक बार चेक करो, न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। 1 सेंटीमीटर का कोई क्षैतिज पाइप है, ठीक है, न्यूमेरिकल चेक कीजिए एक बार। 1 सेंटीमीटर व्यास का एक क्षैतिज पाइप है, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर की चाल से प्रवाहित हो रहा है पानी उसमें। पाइप के एक सिरे पर 0.5 सेंटीमीटर व्यास का चंचू है, चंचू से निर्गत पानी की चाल है, मतलब यहाँ पे बीच में ऐसे कोई लगा दिया, ये इसका इतना सा हिस्सा, ठीक है, ये यहाँ पे वेग आपको ये वाला हिस्सा यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, और इतना सा डॉट रखा है। यहाँ पे V2 का मान आपको ज्ञात करना है, V1 का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका व्यास कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, तो यानी रेडियस कितनी हो गई, 0.5 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना देख रखा है, 0.5, यानी इसकी रेडियस कितनी हो गई, 0.25 सेंटीमीटर। अब आपको सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन सातत्य समीकरण लगाना है। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। A1 क्या है, इसका क्षेत्रफल पाई R1, इसको R1 नाम दे दो, इसको R2 नाम दे दो, पाई R1 स्क्वायर इंटू V1, इसका हो गया पाई R2 स्क्वायर इंटू V2। आरपीएससी में अब की बार भी आने की पूरी संभावना है। पाई से पाई कट गया, आपको क्या चाहिए, V2 का मान चाहिए, तो V2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू V1। V2 इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है, 0.5 इंटू 0.5,
R2 की वैल्यू क्या है 0.25, ये हो गया, ये फिर 0.25 और V1 का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करो, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, यानी V2 की वैल्यू क्या आ रही है आपको 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आप सातत्य समीकरण जो है वहाँ से सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आरपीएससी में आया हुआ है, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो दे रखा है नोट्स में 16 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, आपको इसको इस तरीके से करना है, फॉर्मूला आपको यही लगाना है। सातत्य समीकरण क्या है A1V1 इक्वल टू A2V2, क्षेत्रफल वेग, बस। कोई 3 डेटा आंकड़े आपको दिए हुए होंगे, एक का मान आपको ज्ञात करना है। और थ्योरेटिकल प्रश्न आएगा तो कैसा आएगा, जहां क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पे वेग कम होगा, जहां क्षेत्रफल कम होगा वहां पे वेग ज्यादा होगा। ठीक है, ये सातत्य समीकरण की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद में इसी के साथ में ये मान लो फ्लो हो रहा है, ये आपका कोई पाइप था जहां से धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है किसी तरल का। इसके अंदर 3 प्रकार की ऊर्जाएं निहित हैं। कितने प्रकार की ऊर्जाएं निहित हैं 3 प्रकार की। ठीक है, पहली होगी आपकी दाब ऊर्जा, जिसको सिंपल आप लिख सकते हो E1 इक्वल टू PV। दूसरी है स्थितिज ऊर्जा, जो सिंपल हम बचपन में पढ़ रहे हैं, ये ऊर्जा के प्रकार हैं और कुछ नहीं। स्थितिज ऊर्जा मान लो E2 इक्वल टू, इस द्रव्य का मान लो द्रव्यमान है स्मॉल m, तो mgh, धरातल से मान लो h ऊंचाई पे है, हो सकता है ऐसे भी तो रखा हो सकता है ना ये। ठीक है, पाइप, तो इसलिए ये स्थितिज ऊर्जा mgh हो गया। तीसरा है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा E3 आपने नाम दे दिया क्या 1/2 mv²। ठीक है, ये v इसका वेग है, m इस तरल का द्रव्यमान है, और यहाँ पे p दाब है, v आयतन है। ये दाब ऊर्जा हो गई, ये स्थितिज ऊर्जा हो गई, ये गतिज ऊर्जा हो गई। कोई भी द्रव्य प्रवाहित हो रहा है, तरल यांत्रिकी फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि 3 प्रकार की ऊर्जा उसके अंदर निहित होती है, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। दाब ऊर्जा E इक्वल टू PV, P दाब है, V आयतन है। स्थितिज ऊर्जा mgh और गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। ठीक है, अब बर्नौली ने क्या किया, तीनों ऊर्जाओं को एक साथ कर लिया। कुल ऊर्जा हुआ तो तीनों का योग हो जाएगा, टोटल ऊर्जा जो है वो तीनों का योग हो जाएगा। और यहाँ पे बर्नौली ने क्या कह दिया, अपनी समीकरण बना दी कि कोई भी फ्लो हो रहा है, तरल फ्लो हो रहा है, उसका जो एकांक आयतन का एकांक आयतन की जो ऊर्जा है, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा है, वो सदैव संरक्षित रहेगी। किसी भी बिंदु पे आप उसको माप सकते हो। उसके लिए आपको बस ये रखना है कि जो प्रवाह हो रहा है वो धारा रेखीय होना चाहिए, नियत प्रवाह होना चाहिए, धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए। और श्यानता को आपको एक बार इस मामले में नगण्य मान के चलना है, इसमें यूजी नहीं करना है। यानी अश्यान बल और धारा रेखीय प्रवाह अगर होता है तो बर्नौली के अनुसार उसके प्रत्येक बिंदु पे कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। यानी बर्नौली थ्योरम किस पे संरक्षित है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब कुल ऊर्जा कैसे ज्ञात करोगे, आप अभी की थी E1 प्लस E2 प्लस E3, और कुल ऊर्जा वैसे क्या थी, वो भी एकांक आयतन की कुल ऊर्जा। तो वापस आ जाओ, इसमें एकांक आयतन की बात करो, तो एकांक आयतन की तो यानी आयतन का भाग लगाओ सब में, ये लो क्या मिलेगा, यहाँ से P मिलेगा दाब ऊर्जा एकांक आयतन में, यहाँ पे क्या मिलेगा m/VGH, यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 m/V²। ये V आयतन है, ये V वेग है, तो यहाँ से कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या मिल रहा है P प्लस m/V, द्रव्यमान अपॉन बट्टे में आयतन यानी घनत्व हो गया ρGH। इनके नोटेशन में कंफ्यूजन नहीं होना, ये P दाब है, ये ρ घनत्व है, द्रव्यमान बट्टे आयतन।
1/2 रो इंटू वी स्क्वायर, ये आपको कुल ऊर्जा संरक्षित हो गई। किसी भी दो अलग अलग पॉइंट पे आप ज्ञात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे हो गया एकांक P प्लस क्या लिखा आपने, रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, ये है दाब यानी एकांक आयतन की ऊर्जा E/V, ठीक है। ये रो क्या है, घनत्व है, ये रो घनत्व है और ये उसका वेग, और ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट, नियतांक। यही बर्नौली थ्योरम। ये आप बात करोगे एकांक आयतन के लिए, एकांक द्रव्यमान की बात करोगे तो वापस उसी में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो एकांक आयतन के लिए, एकांक द्रव्यमान पहले आपकी कुल ऊर्जा थी PV प्लस mgh प्लस 1/2 mv स्क्वायर, यही था आपका। और यहां से आपको ये था कांस्टेंट, नियतांक, बर्नौली थ्योरम, ठीक है। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, नियतांक है। यहां से बस डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, इसी इक्वेशन को बदल बदल के एक आयतन का भाग लगा दिया तो ये मिल जाएगा। अभी आप द्रव्यमान की बात करो तो ऐसे मिलेगा, देखो P और फिर क्या आएगा अपॉन V/m, यहां से m हटा दो GH, यहां से 1/2 V स्क्वायर, तो ये एकांक द्रव्यमान की बात हो गई। वही ऊर्जा आपकी बार किसका भाग लगा रहे हो, द्रव्यमान का, तो एकांक ये कांस्टेंट रहेगा एकांक द्रव्यमान के लिए ऊर्जा, ये एकांक आयतन के लिए। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, आपको तो सिर्फ तीनों ऊर्जाएं याद रखनी है। ये दाब ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है। अब बर्नौली क्या कह रहा है कि एकांक आयतन के लिए कुल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, ये बर्नौली की थ्योरम है, कथन है, ठीक है। तो एकांक आयतन की बात करोगे तो इसमें आयतन का भाग लगाओगे सम के, तो आपको ये मिलेगा P प्लस रो GH प्लस 1/2 रो V स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको यही फॉर्मेट मिले, वो कह रहा हूं मैं, ठीक है। आपको दूसरा फॉर्मेट भी मिल सकता है, वो कैसा मिल सकता है, वो ऐसा है। अब की बार ये एकांक आयतन के लिए एकांक द्रव्यमान की बात करें, यानी इसमें m का भी तो भाग लगा सकते हैं, तो ये m यहां से क्या मिलेगा, P है, भाग में क्या है m/v, यानी द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व है, P/ρ प्लस GH प्लस 1/2 और V स्क्वायर, ये हो गया आपका कांस्टेंट। यानी ये वाला फॉर्म भी आपको मिल सकता है। अगर आपको ये भी पूछ ले इसके बाद में इसको एकांक भार की बात करें, यानी G का और भाग लगा दो, गुरुत्वीय त्वरण जैसे ही हटाते हो भार आ जाएगा। द्रव्यमान और भार में यही तो फर्क होता है, ये द्रव्यमान आपका m है और G से गुणा करो तो भार आ जाएगा न्यूटन में, F = mg। तो फिर G का भी भाग लगाओ तो P/ρ इंटू G प्लस H प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G, ये भी कांस्टेंट। और ये ज़्यादा बार आ जाता है, एग्जाम में आने की संभावना यहाँ से ज़्यादा है। क्यों कि उन्होंने फिर इसको नाम दे दिया, सिर्फ H बचा है, ठीक है। ये वेग शीर्ष नाम दे दिया, इसको गुरुत्व शीर्ष नाम दे दिया, स्थितिज ऊर्जा की वजह से आया है ना, तो इसको गुरुत्व शीर्ष नाम दे दिया। ये दाब आ रहा है P/ρ इंटू G, इसको दाब शीर्ष नाम दे दिया और इसको वेग शीर्ष नाम दे दिया, ठीक है। इसको गुरुत्व शीर्ष नाम दे दिया, तीनों के नाम दे सकते हैं। एक बार RPSC में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये फॉर्मूला दे दिया, इनमें से P/ρg क्या है, दाब शीर्ष नाम दिया है, H क्या है गुरुत्व शीर्ष, V स्क्वायर अपॉन 2G क्या है वेग शीर्ष, ठीक है। आया कहां से, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी तरल फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, उसमें 3 प्रकार की एनर्जी है। फ्लूइड डायनामिक्स हम पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 प्रकार की कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं, दाब ऊर्जा E = PV, स्थितिज ऊर्जा mgh और गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर। तीनों को ऐड कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। और बर्नौली कह रहा है कि एकांक आयतन में जो टोटल ऊर्जा है, धारा रेखीय प्रवाह हो किसी का भी, ठीक है, किसी अशांत द्रव्य का धारा रेखीय प्रवाह में किसी अलग अलग बिंदुओं पे आप उनको एक तरीके से मेजर कर सकते हो, तो कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। यानी बर्नौली थ्योरम वैसे देखे तो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, सांतत्य समीकरण द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित था, बर्नौली थ्योरम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। और कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी कुल ऊर्जा तीनों का ऐड हो गया। और तीनों का कुल ऊर्जा भी किस रूप में, एकांक आयतन के रूप में आप लेोगे तो ये रूप में आ जाएगा ये फॉर्मूला। आप एकांक
द्रव्यमान के लिए लोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, एकांक भार के लिए लोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, जबकि हैं फॉर्मूले तीनों एक ही। ठीक है, ये बर्नौली थ्योरम है आपकी यहां से। तो क्वेश्चन क्या आता है बर्नौली थ्योरम पे, अब की बार देखो एक एग्जाम में आया हुआ है, इसके उपयोग है कि कणित्र किस सिद्धांत पर, ये तो थ्योरेटिकल प्रश्न आया है, कणित्र की कार्य प्रणाली आधारित है बर्नौली सिद्धांत पे। ठीक है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि P प्लस क्या था बर्नौली का थ्योरम, ये वाला, या आप लिख सकते हो P प्लस रो जी एच। ठीक है, रो जी एच प्लस 1/2 mv स्क्वायर था, वो भी 1/2 रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके ऐसे आया था, किसी नली के संकरे भाग पर द्रव्य प्रवाहित हो रहा है, तो संकरे भाग पर ये तो आपको पता है वेग अधिकतम होगा, क्यों, सातत्य समीकरण से आ गया आपको। कोई एक क्षैतिज नली से तरल प्रवाह हो रहा है और उसके संकरे भाग पर जो जिसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है, यहाँ पे वेग तो अधिक होगा, ये आपको पता है। कैसे, सातत्य समीकरण से आ गया, जिसका क्षेत्रफल कम वेग अधिकतम। लेकिन दाब के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे दाब अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, उसकी बात करो आप। दाब अधिकतम होगा न्यूनतम होगा, तो आप ये वाले पॉइंट पे, इस वाले भाग पे और इस वाले भाग पे बर्नौली थ्योरम लगाओ, और बर्नौली थ्योरम आप लगाओगे तो ये क्षैतिज, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे आया था आरपीएससी में, देखो मैं एग्जैक्टली पढ़ के बता रहा हूं आपको कौन सा क्वेश्चन था। ये है आप, हाँ, असमान अनुप्रस्थ काट की एक क्षैतिज नली से पानी प्रवाहित हो रहा है, तो पाइप के सबसे अधिक संकरे स्थान पर पानी का वेग अधिकतम होगा। आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, वेग अधिकतम होगा, दाब न्यूनतम होगा, एक ऑप्शन है। दूसरा है दाब अधिकतम होगा, वेग न्यूनतम होगा। तीसरा ऑप्शन है दाब व वेग दोनों न्यूनतम होंगे, और चौथा ऑप्शन है दाब व वेग दोनों अधिकतम होंगे। क्षैतिज नली है, ठीक है, यानी इसके लिए आप इस पॉइंट पे, ए बिंदु पे और बी बिंदु पे बर्नौली थ्योरम लगाओ। तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले बिंदु पे यहाँ पे P1 प्लस रो जी एच, घनत्व तो वही है पानी का उधर हो तो, ठीक है, प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू, दूसरा क्या होगा P2 प्लस, संरक्षित रहता है वो, एनर्जी संरक्षण की बात कर रहा हूँ, रो जी एच। आप देखो यहाँ H1 H2 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्षैतिज नली, यानी दोनों की ऊंचाई एक तरीके से समान है, तो ये हो गया प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। यहाँ से क्या कट रहा है आपको, ये कट गया, और 1/2 ये, इसका भी कोई रोल नहीं है, यहाँ पे बात इसकी चल रही है V1 V2। और आपको पहले से पता चल गया सातत्य समीकरण से कि संकरे भाग पर V1 का मान ज़्यादा है, ठीक है। अब आपको ये कह रहा है कि ये दोनों क्वांटिटी, इधर वाली और इधर वाली बराबर है, तभी ऊर्जा संरक्षित होगी, और ऊर्जा संरक्षित होगी तो ये दोनों कांस्टेंट, इनका कोई लेना देना नहीं है। वेग V1 का मान ज़्यादा है, तो इसके अंदर और P1, यहाँ पे दाब P1 को भी ज़्यादा कर दोगे तो टोटल संख्या बहुत ज़्यादा आ जाएगी, और ये वेग V2 का मान ज़्यादा है, इसका मतलब इनको संतुलित करने के लिए अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होना चाहिए, और यहाँ पे ये ज़्यादा है तो ये कम होना चाहिए। इसका मतलब प्रश्न में आप पहले वाला हिस्सा क्या किया था, संकरे भाग पे V1 का मान ज़्यादा है, तो V1 अगर ज़्यादा है V2 से, तो जाहिर सी बात है P1 का मान कम होना चाहिए P2 से। और यही आपके एक ऑप्शन में है कि संकरे भाग पर वेग का मान अधिकतम और दाब का मान न्यूनतम। और ये क्वेश्चन हुआ है ना सिर्फ अकेले बर्नौली थ्योरम से नहीं हुआ है, ये दोनों टॉपिक मिला के हुए हैं। मैंने आपको बताया, वापस शुरू में आ जाओ आप, ये सातत्य समीकरण, कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली थ्योरम दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आ रहा है। और एक क्वेश्चन आपको आरपीएससी में मिल गया ये कि असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एक कोई नली है क्षैतिज जिसका एक भाग संकरा है, दूसरा भाग चौड़ा है, ठीक है। तो सातत्य समीकरण से तो आपको पता चल गया, जो संकरा भाग है जिसकी चौड़ाई कम है वहां पे वेग अधिक होगा,
एक बात हो गया, ऑप्शन में एक ऑप्शन में मिल रहा है। उसके बाद में बर्नौली थ्योरम और लगानी है। आपको दाब भी पूछ रहा है, दाब पूछ रहा है तो यहां से काम नहीं होगा संतत्य समीकरण से, फिर बर्नौली समीकरण लगानी पड़ेगी। बर्नौली से आपको पता चल रहा है कि एक जहां पे वेग, जिस तरफ वेग ज्यादा है वहां पे दाब का मान कम करना पड़ेगा। क्यों? ऊर्जा को संरक्षित रखना है, ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, वो इक्वेशन के आधार पे, इसलिए आपका दोनों को मिला के टोटल एक क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको अब की बार आ जाएगा। तो दोनों में यही बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी वाली? पहला, इस चैप्टर में 3 पार्ट थे। पहला पार्ट था आपका रेनॉल्ड संख्या पे आधारित, क्वेश्चन 1 आता है रेनॉल्ड नंबर पे, ठीक है। ये होता है रेनॉल्ड संख्या रो वी आर अपॉन नीटा, यहां से आपका क्वेश्चन बन रहा था, जाहिर सी बात है, ठीक है। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2-3 बता दिए थे आप। दूसरा है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, और बर्नौली थ्योरम, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बन रहा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन है आपकी a1 v1 इक्वल टू a2 v2, अर्थात a इंटू वी बराबर कॉन्स्टेंट। ये है द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा वेग का मान कम होगा, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन है ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन पर, और इसके अंदर तीनों ऊर्जाएं हैं P प्लस, और दूसरा क्या था, रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ये बर्नौली समीकरण है। आप ये दूसरा टाइप ऑफ, इस चैप्टर का पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। ये 2 पार्ट आपके हो गए। तीसरा पार्ट आ जाते हैं। तीसरा है शांता गुणांक और स्टोक्स का नियम, और लास्ट इसी के साथ में जुड़ा हुआ है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग, सीमांत वेग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वही शांता गुणांक। शांता गुणांक यानी शान बल, विस्कोसिटी यहां से आया, ये विस्कोसियस फोर्स से शान बल, और शान बल क्या, एक असंरक्षी बल है। ये उस चैप्टर में, एक पहले चैप्टर में मैंने आपको एक बार पहले बताया था, घर्षण बल और शान बल असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये भी एक, इसको आप घर्षण का ही एक रूप ले सकते हो। कैसे? मान लो कि तरल के अंदर जो प्रवाह हो रहा है वो ऐसे परत के रूप में हो रहा है, मान लो, ठीक है, और एक परत के ऊपर दूसरी परत जो है धारा रेखीय प्रवाह में, धारा रेखीय प्रवाह की बात कर रहा हूं, पटलित प्रवाह जो बीच में, उनका एक नाम आया था ना, लेमिनार फ्लो। तो एक परत दूसरे के ऊपर फिसलने का प्रयास करती है, ठीक है। ये जो है इसका वेग, वेलोसिटी इस तरफ है, इनके बीच में एक तरीके से मान लो थोड़ी सी अल्प दूरी dx है, ठीक है। ये एक दूसरे के बीच में आपेक्षिक गति हो रही है, जैसे घर्षण में भी हो रही थी 2 पृष्ठों के बीच में। यहां पे क्या हो रहा है, 2 सतह हैं, ठीक है, उन दोनों सतहों के बीच में जो वेग है उनके बीच में आपेक्षिक गति, और उस आपेक्षिक गति का जो विरोध कर रहा है, ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह में ये दोनों जो एक तरीके से आप पट्टी के रूप में 2 अलग अलग वेग की सतह हैं, उन वेग की सतहों के बीच में जो आपेक्षिक गति का इनका विरोध कर रहा है, इस वेग का इनके एक दूसरे के ऊपर फिसलने का प्रयास कर रही हैं, और वो जो फिसलने का विरोध कर रहा है उसको शान बल नाम दिया है। ये किस पे डिपेंड करेगा, जिनका जितना ज्यादा इनके बीच का जो क्षेत्रफल है, संपर्क वाला क्षेत्रफल है, एक ये वाली सतह है, दूसरी इसके ऊपर वाली सतह है, उन दोनों के बीच में कितना क्षेत्रफल है, जितना ज्यादा सतह इन पे शान बल लगेगा उनका क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। दूसरी बात, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इस पे भी निर्भर करेगा, यानी ये वेलोसिटी इस तरफ है dv, x डायरेक्शन में है, और इसकी वेग प्रवणता है, इसको नाम दे दिया आपने ये एक, अगर इस डायरेक्शन को x मानते हो, इसको z मानते हो, तो dv/dz, यानी ये वेग प्रवणता होगी। प्रवणता का अर्थ होता है किसी भी भौतिक राशि में दूरी का भाग लगाना, ये सिंपल वे में बता रहा हूं मैं सिर्फ, यानी dv वेग प्रवणता, यानी वेग और ये इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, ठीक है। तो ये भी जितना ज्यादा होगा शान बल का मान उतना ही अधिक होगा, ठीक है। 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है शान बल।
वैसे शान बल को आप किस रूप में समझ सकते हैं, एक नॉर्मल वे की हम बात करें तो ये भी एक घर्षण जैसा सा ही कुछ है, जिसको आप ये मान सकते हो तरल का घर्षण हो गया, तरल घर्षण नाम दे सकते हो इसको आप अपनी भाषा में। क्यों? घर्षण में थोड़ा सा ये हो रहा था कि आपेक्षिक गति का विरोध कर रहा था। यहाँ पे भी क्या है, धारा रेखीय प्रवाह में क्या है, वेग की एक परत बनी हुई है, ठीक है, और वो परत के आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसलने का प्रयास कर रही है, और वहां पे उनकी जो आपेक्षिक गति हो रही है उसका जो विरोध कर रहा है उसको आपने शान बल नाम दिया है। और उसी को ये शान बल जो होता है उन दोनों के जो संपर्क की जो सतह है उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, और उनका जो वेग है उसकी वेग प्रवणता के भी समानुपाती होता है। तो यहां से आपको F इक्वल टू एफ समानुपाती ए मिला है, F समानुपाती dv अपॉन dz मिला है। तो यहां से F समानुपाती a dv अपॉन dz, ये प्रोपोर्शनल को हटाओ तो आपको मिलेगा समानुपाती स्थिरांक नीटा ए डीवी अपॉन dz, ये हो गया। और ये भी गति का विरोध करा तो माइनस लगा दो। शान बल ये नीटा क्या है, ये यहां पे हमें परिभाषित करना है, इसको नाम दिया है शांता गुणांक, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, और हमारे सिलेबस में ये नीटा है, ठीक है। ये यानी F इक्वल टू माइनस नीटा ए डीवी बाई dz, ये तो पूरा है सिलेबस में इंपॉर्टेंट है नीटा, शांता गुणांक, ठीक है। पहले शान बल के बारे में आपने क्या सीखा, धारा रेखीय प्रवाह में जो परतें हैं वेग की एक दूसरे पे फिसलने का प्रयास करती हैं, और जिसका विरोध करने के लिए जो बल लग रहा है वो शान बल है, और वो शान बल उनकी संपर्क की जो सतह है उसके क्षेत्रफल के समानुपाती है, और वेग प्रवणता जो dv बाई dz है उसके भी समानुपाती है। यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया जिसको आपने शांता गुणांक विस्कोसिटी कांस्टेंट नाम दिया। ये न्यूटन का शांता का नियम भी बोल सकते हो आप, ठीक है, इसको आप न्यूटन का शांता नियम, शान बल की परिभाषा, ठीक है। F इक्वल टू माइनस नीटा ए डीवी अपॉन डीजेड, x के अकॉर्डिंग प्रवणता तो dv अपॉन dx हो सकता है, y के अकॉर्डिंग तो y हो सकता है, z, यानी आपको तो ये समझना है ये वेग है v, और ये उन दोनों के बीच की दूरी है, a क्या है, क्षेत्रफल है, और ये है शान बल, ठीक है, और ये आपका शांता गुणांक, ये इंपॉर्टेंट है, शांता गुणांक। यहां से परिभाषित करना है आपको शांता गुणांक को, तो फिर क्या लिखोगे, सिर्फ अकेले को एक तरफ लिख लो, नीटा इक्वल टू एफ अपॉन ए और डीवी अपॉन डीजेड, ये मिल गया आपको। मात्रक और विमा आपको ज्यादा पूछने की संभावना है शांता गुणांक के बारे में। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, फिर वेग का dv अपॉन dz, इसका मात्रक क्या होगा भाई, वेग का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड, और इसका हो गया मीटर, यानी dv बाई dz, इसका आंसर क्या हो गया 1 बाई सेकेंड, ये हो गया। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यही मिल रहा है आपको, ये मीटर था, ये मीटर प्रति सेकेंड था, तो यहाँ से आपको मिल रहा है न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया, और इसका मात्रक हो गया 1 बाई सेकेंड, यानी इसको भी आप सेकेंड लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, मात्रक, न्यूटन को आप लिख, एक मात्रक तो हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, दूसरा मात्रक इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो शांता गुणांक की, न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुणा में है सेकेंड, और एक नीचे मीटर स्क्वायर पहले से, तो क्या मिल रहा है आपको, एक ये कट गया, एक ये कट गया, तो क्या मिल रहा है केजी, और फिर डिवाइड बाई मीटर इंटू सेकेंड, ये शांता गुणांक की मात्रक हो गया। विमा क्या हो जाएगी, m1l माइनस 1 t माइनस 1। अभी तक मैंने आपको बताया हर एक चैप्टर में कोई भी नई भौतिक राशि आ जाए उसकी मात्रक विमा और उस परिभाषा आपको पता होना चाहिए। तो शांता गुणांक यहाँ से आपको पता लग रहा है कि शांता गुणांक का जो मात्रक है वो केजी पर मीटर इंटू सेकेंड है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इस चैप्टर में आपको अलग से आरपीएसएनएस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी शांता गुणांक नाम दे रखा है सिलेबस में, तो हो सकता है शांता गुणांक का मात्रक विमा ही पूछ ले।
और कुछ नहीं पूछेगा। न्यूटन का श्यानता नियम मुझे नहीं लगता ये पूछेगा। श्यानता गुणांक की बात कर रहा तो यही पूछेगा, मात्रक और विमा। कहाँ से आया? बस इस फॉर्मूले में नीटा को एक तरफ रख लो, इधर एफ है, डीवी बाई डी जेड इस वेग प्रवणता है इसकी विमा, और यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया, इधर न्यूटन है, डिवाइड करके सिंपल कैलकुलेशन है श्यानता। ठीक है, ये हो गया। ताप बढ़ाने पे आप बात करो तो द्रवों की श्यानता घटती है, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता कम होती है जल को छोड़ के। ठीक है, और गैसों की श्यानता इंक्रीज होती है। क्यों? विसरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ताप बढ़ाने से, इसकी वजह से। ठीक है, और दाब बढ़ाने से गैसों की श्यानता दाब पर निर्भर ही नहीं करती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक थ्योरेटिकल पर्सन है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपके आ सकता है श्यानता के बारे में, लेकिन मुझे लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए श्यानता की विमा, श्यानता गुणांक की और उसका मात्रक। ठीक है, ये श्यानता गुणांक की परिभाषा थी। अब लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है, मैंने आपको कहा था 3 टॉपिकों को मिला के, श्यानता, स्टोक का नियम और सीमांत वेग। ठीक है, श्यानता के बारे में आपने नीटा उसका मात्रक लिख दिया। ठीक है, श्यानता गुणांक जो था आपने अभी केजी पर मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, स्टोक का नियम दूसरा इतना ही है कि कोई एक तरल है, ठीक है, उसके अंदर आप किसी एक गोले को, ठोस गोले को उसमें छोड़ रहे हो। ठीक है, और इस तरल की श्यानता है नीटा, तो स्टोक के नियम से जो शान बल लग रहा है इस पे, ये नीचे की ओर गति कर रहा है तो इस पे शान बल F जो लगता है उसकी वैल्यू स्टोक ने बताई थी F इक्वल टू 6 पाई नीटा R इंटू वी। ये आपको इस चैप्टर में नींद में भी याद होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको F इक्वल टू स्टोक नियम, सीधा का सीधा आपको यही याद रखना 6 पाई नीटा आर वी। कहाँ से आया? स्टोक ये कह रहा है कि कोई एक तरल है जिसके अंदर आप किसी ठोस गोले को, या कोई भी गोला है जिसकी त्रिज्या r है, ये r क्या है? गोले की त्रिज्या, ये रखा आपने, रेडियस है, और ये इसका वेग है, जिस वेग से ये गिर रहा है, तो उस पर जो लगने वाला शान बल है F, शान बल, इस तरल द्वारा लगाया गया शान बल जो है वो 6 पाई नीटा आर वी है। नीटा क्या है? इस तरल की श्यानता, जिस लिक्विड में ये गोला नीचे की ओर गिर रहा है। R है इस गोले की त्रिज्या और V है इसका वेग। तो स्टोक्स नियम जहां कहीं पे भी आपको नाम सुनने को मिल जाए, आपको क्या रखना है? स्टोक्स नियम के बारे में इतना ही याद रखना है, स्टोक्स लॉ, शान बल, विस्कोसियस फोर्स इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। ये आपको स्टोक के नियम के बारे में एक ही लाइन याद रखनी है, बस यहां से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? इसके साथ में दूसरा जोड़ो। देखो, स्टोक नियम ये कह रहा है कि आप तरल के अंदर, ये कोई लिक्विड था मान लो, और उसके अंदर आप इस गोले को आप छोड़ रहे हो, और ये v वेग से नीचे गिर रहा है मान लो। ठीक है, और वैसे देखें तो इसके भार के कारण W mg नीचे की ओर लग रहा है, वैसे कोई लिक्विड है तो ये उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगा रहा है। कितना? उत्प्लावन बल क्या होता है? छोटी क्लास में आपने सीखा होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत से, कि हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर इसके द्वारा जितना लिक्विड हटाया जा रहा है, यानी इस गोले का तो आप डेंसिटी मान लो रो मान लो, और इस जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी सिग्मा मान लो। ठीक है, तो गोले का भार नीचे आप mg लेोगे तो W इक्वल टू आयतन इंटू घनत्व, गोले का आयतन v है, घनत्व रो है इंटू g। ये तो नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन ऊपर की ओर क्या, इसके द्वारा हटाया गया जो आयतन है, भार है सॉरी, तो तरल, इसके द्वारा जितना तरल का आयतन भार हटाया गया, तो तरल के लिए आप ये लिखोगे अब की बार क्या है? m इंटू जी। ये m क्या है? इसका तरल का द्रव्यमान, तो यहाँ पे आप m के लिए क्या लिखोगे? आयतन इंटू घनत्व है, ऊपर की ओर उत्प्लावन बल,
आयतन क्या है v, वही है गोले का आयतन यहाँ पे, लेकिन अब की बार घनत्व क्या है सिग्मा इंटू जी, ये आपको मिल रहा है ऊपर की ओर F इक्वल टू, ये उत्प्लावक बल है। और ऊपर से ये कह रहे हो आप ये नीचे की ओर गति कर रहा है तो स्टोक्स भाई साहब और आ गई, ये कह रहे हैं श्यान बल भी ऊपर लग रहा है। तो कहने का मतलब शुरुआत में आप उस लिक्विड के अंदर इस गोले को डालोगे तो एक बार पहले तेजी से गति करेगा, फिर धीरे धीरे ये दोनों बल हैं इसके साथ बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस होने का मतलब जो परिणामी बल है वो शून्य हो जाएगा। बल जीरो होने का मतलब इसका त्वरण जीरो हो जाएगा। त्वरण जीरो होने का मतलब इसका वेग नियत हो जाएगा। पहले चैप्टर में आपने ये सीखा था त्वरण क्या होता है, dv/dt, वेग में परिवर्तन की दर। और बल F इक्वल टू क्या होता है ma। बल जीरो होने का मतलब त्वरण जीरो, त्वरण जीरो का मतलब dv/dt इक्वल टू जीरो, यानी वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब वेग क्या हो गया कांस्टेंट। इस वेग को फाइनल जो वेग आ गया इसको आपने नाम दे दिया सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी कंडीशन है, जब ये नियत वेग से गिरने लग जाए, अर्थात इस पे जो परिणामी वेग है, सॉरी परिणामी बल है, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर, सीमांत बल ऊपर, ये कौन सा शान बल ऊपर की ओर और इसका भार Wmg नीचे की ओर, ये सारे के सारे बैलेंस हो जाएंगे और परिणामी बल इस पे क्या लगे जीरो। उस स्थिति में जो इसका वेग है उसको सीमांत वेग नाम दिया है। ठीक है, स्टोक्स का नियम तो ये था 6 पाई नीटा RV, उसको आपने फिर दूसरी जगह एक एप्लीकेशन में लिया है, इसका एक अनुप्रयोग किया है स्टोक के नियम का, कि मान लो कोई एक लिक्विड है और उसके अंदर आप कोई गोले को, ये लिक्विड है मान लो, इसके अंदर कोई तरल भरा हुआ है और इस तरल का घनत्व आप नाम दे दो, या तो ऐसे करो इसका नाम, इसका घनत्व है सिग्मा, और इसके अंदर जो आप गोला R त्रिज्या का कोई गोला है, ठीक है, और इसका जो घनत्व है उसको आप दे दो रो, अलग अलग घनत्व हैं दोनों के, ठीक है। और इस संतुलन की स्थिति में बात करें तो मान लो ये तो इधर W mg, और m को भी आपने क्या लिखा आयतन इंटू घनत्व रो इंटू जी। उत्प्लावन बल आर्किमिडीज सिद्धांत से क्या कह रहा है, ऊपर की ओर क्या लग रहा है क्या आपके v सिग्मा, हटाए गए तरल का भार सिग्मा इंटू जी। अभी भी बैलेंस नहीं, ये कह रहा है स्टोक के नियम से शान बल वो भी ऊपर की ओर लग रहा है 6 पाई नीटा RV। अब ये संतुलन की स्थिति में ऐसे कह रहा है v नीचे की ओर ये गिर रहा है, इसकी परिणामी जो गति है नीचे की ओर है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि बैलेंसिंग कंडीशन में v सिग्मा g प्लस 6 पाई नीटा RV इक्वल टू v रो g। ये हो गया। यहां से आपको लिखना है 6 पाई नीटा RV इक्वल टू v रो g माइनस v सिग्मा g। 6 पाई नीटा RV इक्वल टू v, गोले का आयतन क्या है भाई, v कॉमन आ रहा है एक तरीके से, ऐसे लिख सकते हैं ना 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है, और g कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है रो माइनस सिग्मा। रो क्या है, इस गोले का घनत्व डेंसिटी, सिग्मा क्या है, जिस लिक्विड में आप, पानी हो सकता है, शहद हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो, उसका इस तरल का द्रव का घनत्व हो गया। ठीक है, यहां से आपको ये जो फाइनल वेलोसिटी इसको T नाम दे दिया, टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी आपको ज्ञात करना है, तो ये सारा का सारा इधर आ जाएगा, एक तरफ टर्मिनल वेलोसिटी रखना है बस। तो कैसे आएगा आंसर, देखो VT को एक तरफ रखना है, यहां से क्या मिल रहा है आपको, ये R स्क्वायर हो जाएगा, एक R कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो फिर क्या बच रहा है आपके, ये हो गया 4 इधर है 6 18, ठीक है, और नीटा और R स्क्वायर G, और फिर है रो माइनस सिग्मा। सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी मिल रहा है, ये कितना 2/9 हो गया, नीटा R स्क्वायर G रो माइनस सिग्मा, ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग।
तीनों चीजें मैंने कहा आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए श्यानता के बारे में, श्यानता का मात्रक विमा और श्यान बल होता क्या है। ठीक है, F इक्वल टू नीटा ए dv बाई dx या dz आप इसको ले सकते हो। यहाँ से आपको श्यानता के बारे में पता चला। उसके बाद में आपको स्टोक्स नियम के बारे में पता चला कि श्यान बल जो होता है स्टोक ने दिया था श्यान बल इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना है। 6 पाई नीटा आर वी, वी वेग है इसका, आर इस गोले की त्रिज्या है, नीटा उस द्रव का श्यानता गुणांक है। ठीक है, उसके बाद में ये स्टोक। तीसरा है सीमांत वेग। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीमांत वेग से। सीमांत वेग क्या है कि आपको इसका ग्राफ भी ऐसे बनाओगे तो ऐसे बनेगा कि प्रारंभ में तेजी से चलेगा, फिर लास्ट में जाते जाते इस पे बल सारे बैलेंस हो जाएंगे। इसका मतलब त्वरण जीरो यानी वेग नियत। ये लो, ये टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे vt और ये हो गया आपका समय। सीमांत वेग का ग्राफ अगर आपको बनाया जाए, इसको आरपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एक कोई शहद से भरा हुआ पात्र है जिसके अंदर आपने कोई गोल पत्थर या कंकर को डाल दिया है, तो वो कंकर पहले तेजी से गति करेगा, नीचे जाएगा, जाते फिर धीरे धीरे होते 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 लास्ट में नियत वेग से गिरने लग जाएगा। ठीक है, नियत वेग से क्यों गिरने लग जाएगा, यहाँ पे ये सारे बल जो बैलेंस हो जाएंगे, सारे के सारे फोर्स बैलेंस होने का मतलब बल शून्य है, त्वरण शून्य, त्वरण शून्य का मतलब वेग नियत हो गया। ठीक है, और यही सब सीमांत, इसी को आपने टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग नाम दिया है। ठीक है, और ये सीमांत वेग को आपने कहाँ से कैलकुलेट किया कि ये मान लो कोई गोला है आर त्रिज्या का जो नीचे की ओर गिर रहा है, तो यहाँ पे इसके भार के कारण W इक्वल टू mg भार नीचे की ओर, आर्किमिडीज सिद्धांत से उत्प्लावन बल ऊपर की ओर v इंटू सिग्मा जी, और स्टोक नियम कह रहा है श्यानता की वजह से ऊपर की ओर 6 पाई नीटा आर वी। ये दोनों एक डायरेक्शन में, ये दोनों एक, ये अकेला एक डायरेक्शन में। इनको बैलेंस करो, यहाँ से सॉल्व करो, vt इक्वल टू फाइनल रिजल्ट आपको ये याद रखना है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। यहीं से सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन लग जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना ही याद रखूँ मैं आपको, ये कहूँ क्या था 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी और फिर क्या है रो माइनस सिग्मा। बस ये ध्यान रखना है, ये क्या है श्यानता उस लिक्विड की। ठीक है, ये क्या है आर गोले की त्रिज्या। कई बार क्या होता है हम फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो नोटेशन है ये क्या है हमें पता नहीं रहता। जी गुरुत्वीय त्वरण पता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं भाई ज़्यादातर स्टूडेंट। ये रो क्या है, जिस तरल के अंदर वो गोला गिर रहा था उस गोले का घनत्व है। ठीक है, और ये सिग्मा क्या है, जिस तरल में गिर रहा था उस तरल का घनत्व है। ठीक है, कई बार ऐसे भी तो हो सकता है ये जो गोला है ये मान लो लोहे का है और ये तरल है, ये पानी शायद कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से नीचे गिर रहा है, हमेशा इसका घनत्व इससे ज़्यादा हो रहा है। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ये जो गोला है इसका घनत्व कम हो इस तरल की तुलना में। इसका उदाहरण कैसे होगा, कोई एग्जाम्पल है ऐसा? इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है ना, पानी है उसके अंदर वायु का एक बुलबुला है, तो वायु का जो घनत्व है डेंसिटी, ठीक है, वायु का बुलबुला गोला जो है इसका घनत्व है इसके पानी की तुलना में कम होगा, तो इसका आंसर माइनस आएगा। माइनस आने का मतलब क्या है, इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी पहले ये था नीचे की ओर जा रहा था और वो पानी का बुलबुला हमेशा ऊपर की ओर आएगा। तो आपने नोटिस किया होगा पानी का एक पात्र है उसके अंदर वायु का एक बुलबुला है, पानी का एक पात्र है इसके अंदर वायु का एक बुलबुला, वो सदैव नीचे से ऊपर की ओर आता है। उसके पीछे का लॉजिक यही था। और उसी पानी में आप लोहे का गोला या फिर दूसरा कोई कंकर पत्थर डालो तो वो नीचे की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वायु का बुलबुला ऊपर की ओर आ रहा है इसका मतलब जो वायु का घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है, इसलिए ये माइनस में आएगा तो ऊपर की ओर वीटी टर्मिनल वेलोसिटी। और वही कंकर आप डाल रहे हो तो इसका मतलब उसका घनत्व पानी से ज्यादा है तो वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, कुल मिला के फॉर्मूला आपको टर्मिनल वेलोसिटी का क्या मिला है, 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा। यहां से आपको क्या पता चल रहा है, जो टर्मिनल वेलोसिटी है वीटी वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी गोला जितना बड़ा होगा उसका सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी।
श्यानता जितनी कम होगी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसे भी मिल सकता है Vt प्रोपोर्शनल टू 1/η। इस फॉर्मूले पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बस इस फॉर्मूले को आपको समझ गए, ये नहीं कि हाँ हो गया फॉर्मूला, एग्जाम में क्वेश्चन पे आपको इसकी वैल्यू दे दी और आपने कैलकुलेट, ऐसा नहीं होगा। यहां से आपको क्या मिलेगा, सीधा सीधा प्रोपोर्शनलिटी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ये पूछ लिया कि दो एक जैसे गोले हैं जिनकी त्रिज्या बराबर है, ठीक है, लेकिन एक का द्रव्यमान 50 किलो है, दूसरे का द्रव्यमान 200 किलो है, और एक लिक्विड में उन दोनों को एक साथ डाल दिया, तो दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। तो आप क्या करोगे कि हाँ 50 वो 200 वाला जितना भारी है तो वो जितना ज्यादा जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा दोनों का आकार सेम है, एक का द्रव्यमान m है, दूसरे का 4m है, और एक ही द्रव्य में जिसका श्यानता गुणांक नियत है, ठीक है, उसमें डाल दिया तो उनका जो सीमांत वेग है वो एक समान होगा। सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में कहीं द्रव्यमान m आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब 50 किलो का हो 200 किलो का हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। तो फर्क पड़ेगा, जैसे मान लो हो सकता है एक गोला ऐसा है जिसकी रेडियस r है, दूसरा गोला ऐसा है जिसकी रेडियस 2r है। अब की बार सीमांत वेग में क्या आएगा, r², यानी इसके लिए दुगुना हो गया और इसका भी स्क्वायर यानी 4 गुना, टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी इसकी 4 गुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको सीमांत वेग पे आएंगे। इस चैप्टर में इतना ही था। मैंने कहा था इस चैप्टर को 3 पार्ट में आपने डिवाइड किया था। पहला पार्ट जो था वो रेनॉल्ड संख्या, रेनॉल्ड नंबर पे था, n ऑफ r, रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू रो वी आर अपॉन नीटा। ये फॉर्मूले से आपको रेनॉल्ड संख्या के बारे में पता चला था, परिभाषा थी, क्वेश्चन था, और उसकी रेनॉल्ड संख्या के लिए एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन बताती कि 2000 से कम है तो वो धारा रेखीय प्रवाह होगा। रेनॉल्ड संख्या एक विशुद्ध संख्या है जिसके आधार पर हम धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह अर्थात द्रव्य के प्रवाह की प्रकृति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ये रेनॉल्ड संख्या था, कोई मात्रक नहीं, कोई विमा नहीं। यहाँ से क्वेश्चन इतना ही बनता है, बस ये ध्यान रखना है। इस पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। दूसरा आपका टाइप बना था, एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण, और बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रमेय। सातत्य समीकरण में था a1v1 इक्वल टू a2v2, अर्थात av बराबर नियतांक, और किस पे आधारित था, द्रव्यमान संरक्षण पे। वहीं पे क्वेश्चन बन गया था, बस संकरे भाग पे वेग अधिक है, चौड़े भाग पे वेग कम है। बर्नौली समीकरण आपको ऊर्जा संरक्षण पे आधारित था। फॉर्मूला आपने रख दिया था P प्लस कितना था, रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इक्वल टू नियतांक। दोनों को मिला के भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। सीधा सीधा 4-5 क्वेश्चन इस पे कर लो, काम हो जाएगा। इस पे तो कोई क्वेश्चन करना ही नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा था आपके, तीसरे पार्ट में आपने क्या सीखा था, सीधा पहले सीखा आपने श्यानता के बारे में, श्यानता गुणांक, उसके बाद में स्टोक का नियम, और उसके बाद में आपने क्या सीखा, टर्मिनल वेलोसिटी यानी आपके सीमांत वेग। इस चैप्टर में एक अच्छी बात देखो, 3 क्वेश्चन थे, धारा रेखीय प्रवाह था, रेनॉल्ड नंबर था, क्रांतिक वेग था, तीनों को मिला के एक ही फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन हो रहा है। सातत्य समीकरण, बर्नौली समीकरण, ये दोनों समीकरण आपको पता होना चाहिए, फिर इन दोनों पे मिला के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तीसरे में 3 टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन तीनों को मिला के एक आएगा। क्या आपको स्टोक का नियम पता होना चाहिए, F इक्वल टू 6 पाई नीटा RV, एक फॉर्मूला। दूसरा सीमांत वेग का फॉर्मूला होता है 2/9 नीटा R स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा। R क्या है, गोले की त्रिज्या है, नीटा उस तरल का श्यानता गुणांक है, रो उस गोले का घनत्व है, सिग्मा उस तरल का घनत्व है, ये सीमांत वेग है। ये फॉर्मूले 2 आपको पता होना चाहिए। यहां से आप ये सारी श्यानता गुणांक, ये कोई भौतिक राशि है श्यानता गुणांक, इसकी मात्रक में आपको पता होना चाहिए। इन दोनों से क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब आप देख लीजिए नोट्स में सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, रेनॉल्ड संख्या का फॉर्मूला आरपीएससी में आया हुआ सीधा सीधा, ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के एक छोटे गोलाकार पिंड जो एक शांत द्रव्य में ऊर्ध्वाधर गिर रहा है उसका सीमांत वेग समानुपाती होगा। पूछ रहा है वीटी समानुपाती होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है, आप देख लो कितना इजी क्वेश्चन है, आर के। ऑप्शन बी दिया हुआ है 1/r के। ऑप्शन सी दिया हुआ है आर स्क्वायर के। ऑप्शन डी दिया हुआ है 1/r स्क्वायर के। सीधा सीधा दिख रहा है आर स्क्वायर के।
ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ने की बात कर रहे हो। देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन ही इतने ही बन रहे हैं और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। उसके बाद में फिर दिया हुआ है समान पदार्थ की दो गोलाकार गेंदें जिनका द्रव्यमान क्रमशः m तथा 8m है, समान तरल में गिरती हैं। यदि प्रथम गेंद का सीमांत वेग v है तो द्वितीय गेंद का सीमांत वेग होगा। ये कह रहा है पदार्थ भी समान है, यानी घनत्व समान है दोनों का, और ये कह रहा है उनका घनत्व समान है और उनकी त्रिज्याएं भी समान है। लेकिन द्रव्यमान कह रहा है एक गेंद का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और दूसरी का दिया हुआ है 8m। तो प्रथम गेंद का वेग v है, दूसरी गेंद का वेग कितना होगा, तो ये कह रहा है। तो अगर द्रव्यमान पे तो निर्भर ही नहीं करता है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, वही रहेगा। ठीक है, या फिर आपको ऐसे दिया जा सकता है कि अगर इनका घनत्व समान दिया हुआ था, द्रव्यमान अलग अलग दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या उस हिसाब से फिर अनुपात में आप निकालते। इनका आकार भी अगर सेम नहीं दिया हुआ होता तो फिर आप त्रिज्या के बारे में पता करते। ये कह रहा है समान पदार्थ है, समान आकार है, गोलाकार है, दोनों की त्रिज्याएं समान है, बस द्रव्यमान फर्क है। तो द्रव्यमान पे तो ये सीमांत वेग निर्भर ही नहीं करता। इसी क्वेश्चन को दो प्रकार बना सकते हो आप। इस क्वेश्चन में एक ये है कि समान पदार्थ की दो गोलाकार जिनकी त्रिज्याएं समान है, दो गोलाकार गेंद हैं, तो फिर ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। वही क्वेश्चन को वापस रिपीट कर दे कि पदार्थ समान है और उनके द्रव्यमान m तथा 8m है और त्रिज्याएं आपको खुद को कैलकुलेट करनी है, तो फिर आप कैलकुलेट करके कर सकते हो। उसके बाद में एक और लास्ट दिया हुआ है, पिछली बार आया था, एक कोई बेलनाकार पात्र है जो तेल से भरा हुआ है, एक गोलीय कंकड़ को इसमें ऊपर से गिराया जाता है, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा। और ग्राफ बनाए हुए हैं 4, एक ये बनाया हुआ है, एक ये बनाया हुआ है, एक ये बनाया हुआ है और एक ये बनाया हुआ है। तो आपको बताया था कि अंतिम वेग vt, टर्मिनल वेलोसिटी यही आया था। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स में आपको मैंने बता दिया, इस चैप्टर को उलझना नहीं है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। रेनॉल्ड संख्या पहला पार्ट, वहां से छोटा क्वेश्चन आ जाएगा। 10-12 क्वेश्चन जो 30-40 क्वेश्चन आगे दे रखे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आप लगा लो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। बाकी सबका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने बता दिया, उसके बाहर आपको एक्स्ट्रा अननेसेसरी क्वेश्चन करने ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पहला रेनॉल्ड संख्या के बारे में पता कर लिया, वहां से आपको धारा रेखीय प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह वो पता चल जाएगा। उसके बाद में दूसरा सातत्य समीकरण और बर्नौली प्रमेय, दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा आपको पता लग रहा है, मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया। उसके बाद में आपको तीसरा शांतता गुणांक, स्टोक का नियम और टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग, तीनों को मिला के एक क्वेश्चन आता है। यानी वैसे देखें तो 3 ही टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें सीधे सीधे, और हर एक पे आप 10-10 क्वेश्चन भी करते हो तो 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में 31वां क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो 3 क्वेश्चन कर लो तो भी काम हो जाएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, स्पीड बढ़ जाए, उसके लिए आप 25-30 क्वेश्चन करो। इतने ही टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसके अलावा जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, 10-15 वीडियो, 50 वीडियो जितने भी देख रहे हो अननेसेसरी है, इतने में काम हो रहा है, टाइम भी आपका बच रहा है। ठीक है, ये चैप्टर आप पढ़िए, पहले नोट्स पढ़िए, उसके बाद वीडियो देखिए, फिर दोबारा नोट्स पढ़िए और 30-40 क्वेश्चन लगाइए, आपका काम हो जाएगा। इतना सारा काम आप 3 से 4 घंटे में कर सकते हो। यही आपका चैप्टर पूरा हो गया। अगले चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।